नमस्कार बच्चों, जैसे कि हम लोग इस बैच में जीएस के क्लासेस स्टार्ट किए थे। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर्स की जो पेपर है उसको डिस्कस किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और उसके बाद आज जो क्लास की शुरुआत है हम लोग एंसेंट हिस्ट्री से करेंगे। और आप सबको ये पता होगा कि जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास में। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो इससे पहले एक बार जो क्लास है उसकी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से, क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग हो चुकी है चेंज। जैसे कि आप लोग मॉर्निंग देखिए, पहले जो क्लासेस की टाइमिंग थी 3 to 5 थी, 3 to 7 थी, एक्चुअली 3 to 7 थी। और इसमें आप लोगों को मिल रहा था रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। इसमें जो रिकॉर्ड लेक्चर थी इसमें ये मिल रहा था, लेकिन बच्चों का डिमांड ये था कि क्या इस क्लास को लाइव किया जा सकता है। तो भरसक हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो क्लास लाइव हो सकते हैं उनको ज़रूर किया जाए। तो इसमें थोड़ी सी टाइमिंग में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और इसमें बदलाव ये है कि जो विज्ञान की जो आपकी क्लासेज हैं, जो साइंस की आपकी क्लासेज हैं, जो कि अब चेंज होकर ये हो गई हैं सुबह के 10 बजे, राइट। तो मॉर्निंग 10 बजे ये आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये जो क्लास होगी आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो इंग्लिश की क्लास होगी, जो कि दोपहर को 1 बजे होगी लाइव। और फिर आपका गणित का क्लास होगा, जो कि अभिषेक सर लेंगे। इंग्लिश का क्लास जो है आपका संजय सर लेंगे। और जो गणित का होगा अभिषेक सर लेंगे, ठीक है, अभिषेक सर लेंगे। और वहीं जो है विज्ञान का जो क्लास है आपको पीयूष सर लेंगे। देखिए बच्चों, इस सभी क्लासेस में ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके सभी के सभी जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, ये बिहार बोर्ड 12th तक, बिहार बोर्ड से 12th तक की पढ़ाई करी है। तो आपका जो सिलेबस है वो इंटरमीडिएट लेवल तक का है। तो ये आपकी तैयारी बेहतर ढंग से करा पाएंगे, क्योंकि उस बोर्ड को समझते हैं, वहाँ आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझते हैं। और चूँकि ये खुद उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना और उनके लिए एक्सप्लेन करना। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत। तो देखिए, प्राचीन भारत स्टार्ट करने से भी पहले एक चीज़ आप ये जानें कि जो भी इतिहास हम लोग अध्ययन करते हैं उसका स्रोत क्या है, हमें जानकारियाँ कहाँ कहाँ से मिलती हैं, ये जाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले भी एक बात और निकल कर आती है कि जो हमारा देश है आज भारत या इंडिया के नाम से जानते हैं। और आपको ये बात इस बात के पता होगा कि भारत अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से सबसे जो प्राचीन नाम है ये आपको आएगा आर्यव्रत। ये सबसे प्राचीन नाम आता है आर्यव्रत, ठीक है। तो देखिए, आर्यव्रत नाम जब पड़ा जब आर्यंस हमारे देश में है, जब आर्यंस जो हैं हमारे देश में है, आर्यन, राइट। और ये आर्यन की आने का जो तिथि मानी जाती है, जो सर्वमान्य है, ये तकरीबन आपको 1500 BC है, यानी 1500 ईसा पूर्व है। 1500 ईसा पूर्व है। आपको ये पता है कि हम लोग जीरो से जब माइनस में, मतलब ये शताब्दी ईयर कहते हैं, यानी सेंचुरी ईयर कहते हैं इसको, जीरो को। और इससे पहले की जो हम तिथि लेते हैं उसको ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और इसके बाद ईस्वी कहते हैं, और इसको BC कहेंगे अंग्रेजी में, और इसको AD कहते हैं। और ये जो डेट होती है इससे पहले जो भी डेट होते हैं ये माइनस में चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि 5 4 3 2 1, यानी 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे आर्यंस का जो आने का टाइम माना गया है, जो कि हर किसी के लिए सर्वमान्य है, ये है आपको 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है। और देखिए, इनका जो ओरिजिन है, जो आर्यंस थे उनका ओरिजिन ये माना गया कि इनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया है। यहाँ पर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग आपके जगहों का नाम बताते हैं, लेकिन इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैक्स मूलर ने जो मत अपना दिया कि आर्यंस थे उनका आगमन सेंट्रल एशिया से हुआ है, ये सर्वमान्य है। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि
आर्यन भारत में पलायन किस देश से किए थे? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सेंट्रल एशिया होगा। देखिए, अभी तक ये मानना था कि आर्यन पहला सभ्यता था, कि इससे पहले कोई सभ्यता हमारे देश में नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि इससे भी पहले एक सभ्यता एग्जिस्ट करता था जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे, आईवीसी कहते थे, या फिर सेंधो या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते थे, तो उससे पहले फिर इस देश का नाम इतिहासकार सप्त सिंधु के नाम से पुकारते थे। और या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो आर्यन थे जब तक पूर्वी भारत में प्रवेश नहीं किए उससे पहले जो हमारा देश का नाम था सप्त सिंधु था। तो यहाँ से दो प्रश्न बेसिकली उजागर होते हैं। दो प्रश्न ये है कि पहला कि भारत का प्राचीनतम नाम क्या है, तो भारत का यहाँ पर प्राचीनतम नाम है आर्यव्रत, ठीक है। और दूसरा ये है कि आर्यंस थे उनके पूर्वी भारत में प्रवेश करने से पहले इतिहासकार किस नाम से पुकारते थे, तो सप्त सिंधु। तो इस जो भी यहाँ पे आपका पीपीटी है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आर्यव्रत आप ध्यान रखें, उनकी आगमन कब माना जाता है आर्यनों का, उनकी वो आए कहाँ से थे और ये मत किसने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महाभारत। अब देखिए एक बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब हम लोग आर्यंस के बाद जो स्टडी करते हैं इतिहास में, वो स्टडी करते हैं वैदिक काल को, वैदिक जो काल है उसका, है ना, और फिर उत्तर वैदिक काल का, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल में आप जानते हैं कि दो महाकाव्यों की रचना हुई। पहली जो थी वो महाभारत था, और दूसरा रामायण था, रामायण, ठीक है। तो ये जो महाभारत है, महाभारत में एक राज होता था कुरु, है ना, एक राज होता था कुरु। और ये कुरु आज के वर्तमान में हरियाणा का एक जगह है, जिला है कुरुक्षेत्र, यही हुआ करता था। और यहाँ के जो राजा थे, राजा भरत, कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर जो आज भारतवर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं भारत को, ठीक है, भारतवर्ष से जानते हैं, एक्चुअली इनके नाम पर पड़ा नहीं, राजा भरत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जो जैन मान्यता है इसके अनुसार ऋषभ देव के दो पुत्र थे, भरत और गुमतेश्वर, ठीक है, भरत और गुमतेश्वर। तो जो जैन मान्यता है इसके अनुसार जो ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत, इनके नाम पर भारतवर्ष रखा गया। तो यहाँ पे आपके पास दो लीड हैं कि भारतवर्ष किन के नाम पे पड़ा, तो आपको जो भी ऑप्शन में दिखे, राजा भरत या फिर ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो भी ऑप्शन में हो आप उसको सिलेक्ट करिएगा। और ये देखिए गुमतेश्वर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि आज वर्ल्ड टॉलेस्ट मूर्ति है। तो इससे पहले जो भारत का वर्ल्ड टॉलेस्ट मतलब भारत का सबसे ऊंचाई वाली जो मूर्ति थी, ये गुमतेश्वर की ही मूर्ति थी, जो कि कर्नाटका ये श्रावण बेलगोला में स्थित था, ठीक है, गुमतेश्वर की मूर्ति। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा भारत का? तो देखिए हिंदुस्तान नाम सबसे पहले जो भारत पर किसी विदेशियों का आक्रमण हुआ वो पर्शियनों के द्वारा हुआ, यानी जो पारसी लोग थे उनके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो जो आक्रमण हुआ, वे लोग जब भारत आए तो उन लोगों के उच्चारण में स का उच्चारण नहीं होता था। तो स का उच्चारण नहीं होता था, तो इसे हुआ यूं कि उन लोगों ने जो सिंधु नदी थी उसको इंदु नदी कहने लगे, सिंधु नदी को इंदु नदी कहने लगे। और यही आगे जाकर इंदु ह में रूपांतरित हो जाता है और इंदु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को हिंदू बोला गया। और फिर उसके बाद हिंदू से नाम आपको पड़ा हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए जो 3rd सेंचुरी था, राइट, उसमें जो पर्शियन अभिलेख हैं वहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। कि जो
पर्शियन लोग थे, जो पारसी लोग थे, जब वो भारत में आते हैं, ठीक है, उस वक्त सिंधु नदी को इंदु नदी कहते हैं, और यही जो इंदु नदी है आगे जाकर ये आपको हो जाता है हिंदू, और फिर से हिंदू से बनता है हिंदुस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और आपको याद रखने होंगे कि भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण आपको तो पता चल गया कि पर्शियन द्वारा किया गया था, यानी फारसी लोगों के द्वारा किया गया था। देखिए दो बातें एक हैं, एक जो फारसी हैं, जो फारस जो देश था ये तत्कालीन ईरान है, ये तत्कालीन ईरान है, और सबसे पहले जो आक्रमण करने वाला था वो था डेरियस प्रथम, जिसको हम लोग दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, डेरियस प्रथम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अब है दूसरा नाम इंडिया, दूसरा नाम क्या है? इंडिया, ठीक है। देखिए इंडिया नाम कैसे पड़ा? अब भारत पे द्वितीय आक्रमण होगा, भारत पे जो द्वितीय आक्रमण होगा, द्वितीय विदेशी आक्रमण, वो यूनानियों के द्वारा होगा। यूनानियों के द्वारा मतलब ग्रीक लोगों के द्वारा, ठीक है। और इसमें आक्रमण करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर। इसका मतलब अलेक्जेंडर को हिंदी में हम लोग सिकंदर कहते हैं, अलेक्जेंडर को हम लोग हिंदी में सिकंदर कहते हैं। तो अब ये सिकंदर जब इंडिया में आए तो इन्हीं लोगों ने सिंधु नदी को, जो सिंधु नदी थी हमारी, इसी को इंडस नदी कहा, ठीक है, और इसी इंडस से इंडिया हुआ, ठीक है। तो आपने ये देखा अभी तक कि किस प्रकार से हमारे जो देश का नाम अलग अलग है और किन लोगों के वजह से ये नाम ये पड़े हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आए आपके लिए कि भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था? तो डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। सेकेंड ये है कि द्वितीय विदेशी आक्रमण किन लोगों के द्वारा किया गया? तो ये यूनान, जो कि ग्रीक जो देश है ना, इन्होंने किया, और जो आक्रमण करता था वो अलेक्जेंडर था, यानी सिकंदर महान था। और इन लोगों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, और इंडस से ही बना इंडिया, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जम्बूद्वीप, ठीक है। जम्बूद्वीप, देखिए जम्बूद्वीप जो देश का नाम हमारा पड़ा, ये बेसिकली ये अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो थे, अभिलेख थे, उसे हमें पता चलता है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे जम्बू वृक्षों की जो संख्या थी, ये जम्बू जो वृक्ष थे, वृक्ष है ना, इनकी संख्या अत्यधिक थी, इसीलिए इस देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। और ये जो इंस्क्रिप्शन जो थी, अभिलेख जो थी, ये दो भाषाओं में थी, पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी लिपि में थी। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हिंदी में ये दिक्कत आ जाती है, खरोष्टी लिपि में थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जम्बूद्वीप का जो नाम है हमें अशोक के अभिलेख से पता चलता है, जिसका अध्ययन जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अध्ययन किया। और ये जो अभिलेख थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, राइट। उसके बाद हमारे देश को इंतु के नाम से भी जाना जाता है, इंतु के नाम से। और ये जो नाम है इंतु, ये चीनी जो यात्री थे जो आए अपने वृत्तांत में उन्होंने लिखा, उसके नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हमारे देश का नाम अलग अलग जो आक्रमणकर्ता थे, या फिर जो विदेशी आए, या फिर जो यहाँ के लोग थे, उनसे जानने को मिलता है। तो सभी साक्ष्य हमने देखा कि भारत का जो नामकरण है किस प्रकार से हिंदुस्तान या फिर इंडिया या फिर भारत ये पड़ता है। तो अब चलिए अब क्लास की स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रॉपर वे में है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना है कि जो भारत देश है उसका नामकरण कैसे हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि स्रोत क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब देखें, जो स्रोत है भारत जो प्राचीन इतिहास या फिर इतिहास को जानने का, यहाँ पे दो स्रोत आते हैं। पहला ये है साहित्यिक स्रोत, यानी जो वो लिटरेचर जहाँ से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलेगी या फिर इतिहास की जानकारी मिलेगी। दूसरा जो है आपको ये पुरातात्विक स्रोत,
ठीक है। तो ये दो स्रोतों से हम जान पाते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है। इसमें अगर बात करें साहित्यिक स्रोत में, लिटरेचर सोर्स में, तो सबसे पहले आता है धार्मिक स्रोत। ठीक है, धार्मिक स्रोत में हम तीन धार्मिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्यिक। ये तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं जहाँ से हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ गैर धार्मिक स्रोत भी हैं, जैसे कि चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र बुक, जो कि मौर्य काल का हमें जानकारी देता है। इसी प्रकार जो विदेशी यहाँ पे यात्री आए, उनका जो विवरण है, उन लोगों का जो विवरण है, तो यहाँ से हमें बेसिकली प्राप्त होता है जानकारी। ये हो गए आपको साहित्यिक स्रोत। इसको डिटेल्स में अभी हम लोग देखेंगे। इससे पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं। इसमें आपको देखने को मिलेंगे अभिलेख, इसमें देखने को आपको मिलेगा अभिलेख। दूसरा है सिक्के। थर्ड है मूर्तियों के बारे में, जो हमें खुदाई से अवशेष जो प्राप्त हैं उसे, कुछ स्मारक हैं वहाँ से हमें जानकारी मिलेंगे, और कुछ मोहरों से हमें जानकारी मिलेंगे। तो बेसिकली हमने ये जाना कि जो इतिहास है हमारा, उसका स्रोत कौन कौन से हैं। तो उसके दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने तीन देखा, धार्मिक स्रोत है, गैर धार्मिक स्रोत है, और विदेशी यात्रियों का विवरण है। उसके बाद जो धार्मिक स्रोत है उसमें भी बहुत तीन इंपॉर्टेंट हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो ये अब एक एक करके इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण साहित्यिक हैं, ठीक है, इसमें कुल कितने साहित्य आएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा वेद। इसमें सबसे पहले आएगा वेद, फिर ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है, फिर वेदांग, फिर सूत्र, फिर महाकाव्य, फिर धर्मशास्त्र आएंगे। और आपको बता दें कि जो वेद है, ठीक है, जो ब्राह्मण साहित्य हैं, जो आरण्यक जो साहित्य हैं, और जो उपनिषद हैं, इन्हीं चारों साहित्यों को अगर मिला दें तो इन्हीं चारों को हम कहते हैं वैदिक साहित्य। यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो साहित्य हैं, इन्हीं चारों साहित्य को मिला दिया जाए तो वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ होता है उसको हम लोग पिटक कहते हैं, ठीक है। और चूंकि बौद्ध ग्रंथ जो है तीन है, तो इसीलिए उसको त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध जो ग्रंथ हैं तीन है, उसको त्रिपिटक कहा जाता है। पहला जो है वो है शुद्ध पिटक, जहाँ से आपको बुद्ध की, है ना, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मिलेंगी। ठीक है, इसका संकलन आनंद ने किया था। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक, ठीक है। इस विनय पिटक में जो बौद्ध संघ के जो नियम है, देखिए नियम है वो लिखा गया, जिसका संकलन उपाली ने किया। इसके अलावा थर्ड है अभिधम पिटक। इस अभिधम पिटक में जो अशोक काल के जो बुद्ध भिक्षु जो थे, ठीक है, उनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और ये इसका जो संकलन है मोगलीपुत्र तिस्ता ने किया था। ठीक है, और आपको बता दें कि जो अशोक काल में बौद्ध संगीत हुई थी उसका अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन पिटक का ध्यान रखना है। एग्जाम में अलग अलग आते हैं प्रश्न, एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से आते हैं प्रश्न। और देखिए, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है। पहला तो आपका आंसर क्या होगा, पिटक। बौद्ध ग्रंथ के कुल कितने साहित्य हैं, मतलब कितने ग्रंथ हैं, तो आपका जवाब होगा तीन कौन कौन से होंगे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसमें सूत पिटक में किस प्रकार
की शिक्षाएं हैं तो आपको बुद्ध की जो शिक्षा है वो शुद्ध पिटक में मिलेगा। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक में जो बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो मिलेंगे। और अभिधम पिटक में अशोककालीन बौद्ध भिक्षुओं की जानकारी आपको मिलेगी। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जैन साहित्य के बारे में। देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है उसी प्रकार जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और इसमें सबसे जो पुराना साहित्य है उसको पुओ कहा जाता है, उसको पुओ कहा जाता है। और इसका जो रचयिता है वो माना जाता है कि महावीर ने किया था, जो कि महावीर 24वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो जानकारी है जो 6th सेंचुरी में, 6ठी जो शताब्दी में द्वितीय जैन महासंगीत हुआ था जो कि बलाभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जैन शिक्षाओं का लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है कि जो 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में जो द्वितीय जैन महासंगीत हुआ 1513 AD में, जो कि बलाभी गुजरात में हुआ था, इस महासंगीत में जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था और यहीं से हमें जैन साहित्य, ठीक है, बनेगा और यहीं से जानकारी हमें प्राचीन इतिहास की भी मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको गैर धार्मिक स्रोत। नेक्स्ट है गैर धार्मिक स्रोत। देखिए गैर धार्मिक स्रोतों में आपको वो बुक्स हैं जो कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, जैसे कि अर्थशास्त्र। ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र आप देखेंगे, अर्थशास्त्र में जो ये अर्थशास्त्र है ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का कोई बुक नहीं है। इकोनॉमिक्स का ये बुक आपको नहीं है, ये आपको आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया था, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी या फिर विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस ग्रंथ से हमें मौर्यकालीन युग की जानकारी मिलती है या फिर मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलेगी। ठीक है, दूसरा है इंडिका। ये जो इंडिका के बुक के जो लेखक हैं ये मेगनास्थनीज हैं। ठीक है, थर्ड है महाभाष्य। ये जो बुक है इसकी जो लेखक हैं वो हैं पतंजलि। ये मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाखादत्त। जो 5वीं बुक है पंचतंत्र, इसके जो लेखक हैं विष्णुगुप्त शर्मा। ये याद रखना है, ये बुक्स कई दफ़ा आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। और ये जो भी लेखक हैं, चाहे वो चाणक्य हो गए, चाहे आपको मेगनास्थनीज हो गए, या फिर पतंजलि, विशाखादत्त, विष्णु शर्मा, इनको हम आगे जब प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे वहाँ पे इन सभी का नाम एक बार फिर आएगा, तो वहाँ पे डिटेल्स में हम लोग इनका जिक्र करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि इन लोगों ने कौन सी बुक्स लिखी हैं जिससे कि हमें अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें आता है एक कालिदास का सबसे इम्पोर्टेंट एक बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये याद रखिए। दूसरा है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखा था। ठीक है, तो ये देखिए ये 6-7 बुक है जो आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने लिखा था। इंडिका ग्रीक लेखक जो थे मेगनास्थनीज, उन्होंने लिखा था। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा, और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखा था। तो बेसिकली ये आपके बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इसके लेखक कौन है। देखिए ये एग्जाम में नहीं आएगा कि हमें गैर धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं, मे भी आ सके, लेकिन ज़्यादा आने के चांसेस ये रहते हैं कि इन बुकों का नाम देकर आपसे राइटर्स के नाम पूछ लिए जाएंगे, या फिर राइटर्स का नाम देकर ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इनके द्वारा या फिर ग्रंथ लिखी गई है। तो इसलिए ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसमें जो आता है, इसमें आता है
अब विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेशी हमारे देश में हैं उनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत, है ना, विदेशी यात्रियों द्वारा यात्रियों के विवरण, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले ग्रीक, ठीक, इसमें टेसियस, दूसरा है हेरोडोटस, निरियाकस और अरिस्टोबुलस। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम आपको जाना पहचाना लगेगा, हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। और इन्होंने जो बुक लिखी हिस्टोरिका, ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी हिस्टोरिका लिखी है। तो जो यूनानी यात्री थे इसमें टेसियस हो गए, हेरोडोटस हो गए, निराकस हो गए, अरिस्टोबुलस हो गए। तो इन लोगों के जो यात्रा वृत्तांत है यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से जो चीनी यात्री हैं इसमें सबसे पहले आते हैं, जो नाम आता है वो फाहियान का आता है, फाहियान, है ना, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है। और यहाँ से हमें जानकारी मिलेगी। इसके अलावा वेनसोंग के बारे में मिलेगी, ठीक है, उस जो वेनसोंग है ये आए थे। इसके अलावा सुंगयुंग से हमें जानकारी मिलेगी, फिर इतिसंग से हमें जानकारी मिलेगी। तो ये चारों के चारों आपको महत्वपूर्ण चाइनीज यात्री हैं और आपको इसी क्रम में भी याद रखना है क्योंकि ये इसी क्रम में आए थे। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो चीनी यात्रियों का आने का सही क्रम क्या है, तो फाहियान, हेंसफेंग, सुंगयुंग और इतिसंग, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिए। इसके अलावा मुस्लिम जो यात्री थे उसमें अल बरूनी, अल मसूरी और फिरदौसी, ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं, इसको याद रखिए। और इन लोगों के द्वारा अपनी जो यात्रा वृत्तांत है को इन किताबों का रूप दिया, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। जो सब कुछ डिटेल्स हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में सिर्फ हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विदेशी यात्री थे, है ना, उनका विवरण क्या क्या है, वो कौन से यात्री थे, और उनके डिटेल्स में अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ये आते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था कुछ देर पहले, कि अभिलेख, हमें अभिलेख से जानकारी मिलती है, जैसे कि अशोक के अभिलेख या फिर जूनागढ़ का जो अभिलेख है, ठीक है। इसके अलावा जो सिक्के चलाए गए उसे जानकारी मिलती है, ठीक है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि सबसे पुराने सिक्के को आहत कहा जाता है या फिर पंचमार्क कहा जाता है। और ये ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। उसी प्रकार सबसे शुद्ध जो स्वर्ण सिक्के थे ये कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया था। यदि ये प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए, तो ये याद रखना है गुप्त काल में, ठीक है। तो स्वर्ण से 3 प्रश्न यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, उसके बाद सबसे शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाया गया था। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिलेंगी मूर्तियों से मिलेंगी। मूर्तियों में बेसिकली दो शैलियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं, गंधार शैली और मथुरा शैली। जिस मथुरा शैली को हम स्वदेशी शैली भी बोलते हैं, और जो गंधार शैली थी ये यूनानियों से प्रभावित था। तो देखिए मथुरा शैली में एक और इम्पोर्टेंट आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के रूप में सबसे पहले भगवान के रूप में पूजा गया तो वो गौतम बुद्ध थे, और जो उनकी मूर्तियाँ जो बनी हैं वो मथुरा शैली से बनी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये सारी पॉइंट्स आपको दोबारा आएंगे, दोबारा से डिस्कस होगा, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में आप जानिए कि जो इतिहास के स्रोत हैं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि भारत देश है उसका नामकरण कैसे हुआ। फिर ये जानने की हम लोगों ने कोशिश किया है कि वो स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हम लोग इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। तो कल से जो क्लास स्टार्ट होगी, जो कल क्लास होगी, अगली क्लास में जो भी है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू से मतलब कि हम लोग वैदिक काल से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भी देखिए वैदिक काल से हमें ख़त्म करना पड़ेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखेंगे कल हम लोग एक
नई क्लास में सभी के सभी टॉपिक एक प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। तो थैंक यू सो मच।